नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत को लेकर असमंजस क्यों बरकरार है। क्या पश्चिम एशिया में हालात और तनावपूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं या दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। इसके अलावा एपिसोड में हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में क्यों सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, यहाँ किन लोगों को देश से निकाला जा रहा है, इस नए तनाव का कारण क्या है। वहीं एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट क्या है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। कतर वार्ता पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे। कतर ने कहा सीधे नहीं होगी वार्ता। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दोहा में होने की पुष्टि। ईरान ने कहा कतार के साथ जब्त संपत्ति पर होगी बात। इजराइल का फलस्तीन जिहाद इस्लाम के तलाल जाबेर मोहम्मद को मार गिराने का दावा। अक्टूबर 2023 हमलों में शामिल होने का आरोप। गाजा पर इजरायली हमलों में 5 की मौत। यूक्रेन का रूसी उपग्रह संचार केंद्र पर दूसरी बार हमला। रूस का 419 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईयू ने लोन डील के तहत ड्रोन के लिए यूक्रेन को भेजा 3.9 अरब यूरो। रूस ने किया 3 यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जे का दावा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रक्षा के लिए अतिरिक्त 15 अरब पाउंड की फंडिंग की घोषणा की। ड्रोन पर फोकस। 2029 तक ब्रिटेन का सालाना रक्षा खर्च होगा 80 अरब पाउंड। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश तेज। 1700 से ज्यादा की मौत, हजारों लापता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारियों के फैलने की जताई आशंका। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कतर में संभावित बातचीत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वॉशिंगटन बैठक के संकेत दे रहा है, जबकि तेहरान किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार कर रहा है। इस बीच फ्रीज की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति और हॉर्मुज जलडमरू मध्य का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दोहा से संवाद का रास्ता निकलेगा या तनाव फिर बढ़ेगा। आइए इस संबंध में आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। सप्ताहांत पर हुए ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच इसे तुरंत रोकने और कतर में मिल बैठकर तनाव कम करने की सहमति की बात सामने आई थी। हमले तो रुक गए, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता को लेकर अब तक ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने दोहा में एक बैठक का अनुरोध किया है, जबकि तेहरान ने ऐसी किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक अहम भी हो सकती है और नहीं भी, ये पता चल जाएगा। जबकि व्हाइट हाउस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए दोहा जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तकनीकी बातचीत टीम के प्रमुख काजेम गरीबाबादी ने वार्ता की बात को खारिज कर दिया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कोई बैठक तय नहीं है। ईरान का कहना है कि परमाणु बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक वाशिंगटन उनके समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू नहीं करता, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और प्रतिबंध हटाना शामिल है। बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान की प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट की संप्रभुता और उसके नियंत्रण को स्वीकार कराने की होगी। ईरान के विदेशों में प्रतिबंधों के कारण फंसे उसके अरबों डॉलर के फंड और संपत्तियां वापस हासिल करने की कोशिश होगी। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेरेड कुशनर स्टीव विटकॉफ के दोहा में होने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि वे ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत नहीं करेंगे।
दोनों पक्ष मध्यस्थों के जरिए बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। कतर ने बताया कि जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को वापस नहीं की गई है। फिर इस संपत्ति का मुद्दा सीधे तौर पर दोनों पक्षों की बातचीत की प्रगति से जुड़ा है। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते तनाव कम करने के लिए बनी हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों ने गोलाबारी रोकने पर सहमत हुए थे। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कतर ओमान के साथ तालमेल बिठा रहा है। उधर ईरान के साथ समझौते पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलग अलग बयान से ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद की अटकलें लगाई जा रही हैं। वेंस ने इजराइल से कहा कि वो हर चुनौती का जवाब सिर्फ बमबारी से नहीं दे सकता है, जबकि रूबियो का कहना है कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब है। इसके अलावा भी कई पहलू अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत पर दुनिया की नजर है कि होर्मुज की लहरें शांत होंगी या अशांति का शिकार। और इस मामले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल ये है कि पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कतर में बातचीत होगी, ईरान ने कहा कि वो कोई सीधी बातचीत नहीं करेंगे, और अब खबर आ रही है कि जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है वो कतार दोहा में वहाँ पर पहुँच चुका है, और कतार का कहना है कि सीधी बातचीत नहीं होगी लेकिन मध्यस्थों के जरिए वहां पर बातचीत हो सकती है। तो ये किस तरह का असमंजस है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि बातचीत हो और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत होगी। कतार में उनका प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है, लेकिन तेहरान का कहना है कि हम सीधे अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। तेहरान का कहना है कि जो पहली बातचीत हुई है उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है अमेरिका की तरफ से, और इसलिए अमेरिका से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कतार से बात करेगा, और वो भी उन फ्रोजन एसेट्स के बारे में जो $6 बिलियन रिलीज होने हैं कतार से। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसकी कुछ शर्तों को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कौन कौन सी ये शर्तें हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, पहले तो फंड्स रिलीज होने थे, इन्वेस्टमेंट की गारंटी होनी थी, और सबसे बड़ी बात लेबनान में हमला बंद होना था। तो लेबनान में तो हमला बंद हो नहीं रहा है, और लेबनान में जो हमले हो रहे हैं उस पर यूएस प्रशासन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी कोई एक सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए चिंता की बात है। और बीच में तो हमने देखा कि ईरान पर सीधा हमला भी किया गया अमेरिकी सेनाओं के द्वारा एक आध। तो क्रियान्वयन तो फिर पूरी तरह से प्रश्न आता है ना कि किया तो उसके बाद अगर फिर हमले हो रहे हैं तो ये क्या दर्शा रहे हैं। और क्या है कि अमेरिका की तरफ से आज कोई वक्तव्य आता है, कल फिर कोई दूसरा वक्तव्य आ जाता है। तो ईरान या दुनिया भी ये नहीं समझ पा रही है कि हो क्या रहा है। ये हॉर्मुज को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ ओमान और फ्रांस ये कहते हैं कि वो वहां पर उसको डिमाइनिंग करेंगे, वहां पर हॉर्मुज को लेकर के ईरान उसका विरोध करता है, और ये भी देखने को आ रहा है कि जो हॉर्मुज है वहां पर जो ओमान की तरफ का हिस्सा है वहां से जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है ईरान को। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, होता क्या था कि हॉर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय वाटरवेज है। हालांकि वो ईरान और ओमान की सीमा के अंदर से जाता है, समुद्रिक सीमा के अंदर से जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो जहाज आवागमन है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती, और उस पर कोई खर्चा नहीं लिया जा सकता, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। और पहले जहाज ऐसा ही करते थे, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो ईरान ने यहाँ पे कई जगह माइनिंग कर दी है, जिसके कारण जो सामान्य रास्ता होता था वो जहाज नहीं ले पाया। अब ईरान ने एक रेगुलेट किया है एक रास्ता जो कि ईरान की सीमा के बिल्कुल पास से जाता है। ईरान कह रहा है कि जहाजों को यहां से जाना चाहिए, और उस पर ये खबरें आ रही है कि ईरान उस पे से कुछ शुल्क ले रहा है उनको वहां से उसके माध्यम से ले जाने के लिए। तो जिसके खिलाफ पश्चिमी देश और दुनिया के अन्य राष्ट्र हैं। तो अब ओमान की सीमा के अंदर, ओमान की समुद्री सीमा के पास, ओमान के तट के पास से जहाजों के आवागमन हो रहा है। लेकिन इससे जो ईरान का जो प्रतिबंध है वो खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ फ्रांस ये कह रहा है कि हम ओमान के साथ मिलकर यहां पर डी माइनिंग करेंगे इस चैनल की, जिससे कि माइंस जो है वो निकल जाएं, और फिर जो ईरान जो प्रतिबंध लगा रहा है आवागमन पे वो कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन ईरान इसके खिलाफ चेतावनी दे रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं होगी और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये जो हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान दोनों का अलग अलग मत है,
और पिछले 24 घंटे या 36 घंटे का हम मैरीटाइम जो ट्रैफिक है उसको देखें तो उसमें ये देखने को आ रहा है कि ओमान के तट के नज़दीक से ज़्यादा जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये ईरान और ओमान के बीच में जो एक तरह का टसल ये शुरू हुआ है, इसका क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे फर्क पड़ेगा कि अगर जैसा कि अभी खबर मिल रही है कि अभी ओमान के तट के पास से काफी बड़ी संख्या में जहाजों का आवागमन हो रहा है, और अगर ऐसा होता रहा तो जो ईरान प्रतिबंध लगा रहा है या दुनिया को जो चेतावनी दे रहा है वो सफल नहीं हो पाएगी। अब अगर ईरान इन जहाजों पर हमला करता है तो फिर युद्ध फिर भड़क जाएगा। तो ईरान के पास अगर कोई ताकत है इस वक्त तो वो यही है। ज्यादा से ज्यादा ईरान ये कर सकता है कि यहां कहीं माइनिंग कर दे और ये कहे कि ये माइनिंग पहले हुई थी। इसीलिए ईरान ने फ्रांस को भी चेतावनी दी है कि माइनिंग ईरान ही करेगा, डी माइनिंग और कोई राष्ट्र करेगा तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और उधर लेबनान के मोर्चे पर हम देखें तो वहां पर इजराइल का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान से अभी नहीं हटेगा जब तक कि हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं कर दिया जाता, और इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका का भी उसको समर्थन है। तो ये क्या कोई दिक्कत पैदा कर सकता है? ये बिल्कुल दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर इजराइल हमला करता रहेगा लेबनान पे तो ईरान मानने वाला नहीं है, ये बात साफ है। और साथ ही साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि ईरान को चुप कराना अभी तक अमेरिका के लिए संभव हो नहीं पाया है, क्योंकि अमेरिका के प्रशासन के अंदर, अमेरिकी संसद के अंदर एक बड़ी संख्या में इजरायली समर्थक सांसद हैं, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पूरा समर्थन इजराइल को मिला हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में है। ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्तव्य दिए जा सकते हैं, और नेतन्याहू मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार है। आलोक जी, एक सवाल थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन हवाओं में ये सवाल है, क्या दोबारा युद्ध की कंडीशन आ सकती है वहां पर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहीं पे भी कुछ कमी हुई तो दोबारा युद्ध छिड़ सकता है। अब जैसे अगर ओमान के रास्ते ज्यादा संख्या में आने लगे और ईरान को लगा कि बाकी शर्तों से पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ईरान कुछ ऐसा करे जिससे कि जहाजों के आवागमन में रुकावट पड़े और उसके खिलाफ अमेरिका कोई कदम उठाए और फिर युद्ध फिर भड़क जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि कोई भी राष्ट्र, पहली चीज तो ऐसा मध्यस्थ के रूप में नहीं है जो ये कह रहा हो कि भाई जो एक न्यूट्रल आर्बिटर हो, ये कहे कि हाँ हम एंश्योर करेंगे कि इस जो समझौते है इसका क्रियान्वयन हो। तो इस पर अभी एक अनिश्चितता की सी थोड़ी स्थिति बनी हुई है। लेकिन वैश्विक व्यापार जो है वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जहाजों का आवागमन हो सके, जिससे कि जो ऊर्जा का संकट है विश्व के सामने वो काफी हद तक कम हो सके और ऊर्जा की कीमतें कम हो जाए। आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विदेशी नागरिकों के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने की समय सीमा के बाद हजारों लोग डर और अनिश्चितता के बीच अपने वतन लौटने को मजबूर हैं। बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव और राजनीतिक माहौल ने इस विवाद को और भड़का दिया है। आखिर क्यों अश्वेत विदेशी नागरिक निशाने पर हैं और इस संकट का सबसे ज्यादा असर किन देशों के लोगों पर पड़ रहा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा के लिए सड़कों पर पुलिस बल तैनात है, फिर भी दक्षिण अफ्रीका की गलियों में तनाव है। कहीं खौफ है तो कहीं गुस्सा और कहीं घर वापसी की जल्दबाजी। सैकड़ों लोग इस आस में खड़े हैं कि देश छोड़ देने की धमकियों की
अनौपचारिक डेडलाइन के बावजूद कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इन्हें देश छोड़कर जाना ही पड़ रहा है, तो सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका से खदेड़ा जा रहा है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से स्थानीय लोगों में अवैध या बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए कई समूह बाकायदा अभियान चलाते हुए इनके लिए 30 जून की समय सीमा तय कर दी है। इस ऐलान के बाद जोहानिसबर्ग, केप टाउन, डरबन जैसे शहरों में हजारों प्रवासी अचानक डर और असुरक्षा के बीच फंस गए हैं। पिछले सालों में हिंसा और लूटपाट की घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन अलर्ट है। पुलिस पारंपरिक हथियारों पर रोक लगा दी है। प्रदर्शनकारी अधिकतर जुलू समुदाय से हैं, जो अक्सर ढाल, कोड़े और डंडे लेकर मार्च में शामिल होते हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 12,000 से अधिक प्रवासियों को देश से निकाला जा चुका है। पूरे विवाद का मुख्य रूप से 3 कारण माना जा रहा है। पहला, दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 30% से भी ऊपर। दूसरा, स्थानीय लोगों में यह धारणा है कि विदेशी लोग नौकरियां ले रहे हैं, संसाधन पर दबाव डाल रहे हैं। तीसरा, कुछ संगठित समूह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से हवा दे रहे हैं। इस बीच हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ विदेशी नागरिकों की मौत भी हुई है। इसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए बसें और विमान भेजना शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा असर मलावी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और घाना जैसे देशों के लोगों पर पड़ा है। हजारों लोग अचानक काम से निकाल दिए गए, मकानों से बेदखल कर दिए गए, अब अपने देश लौटने के लिए कतारों में खड़े हैं। कई लोग जैसे मजदूर, फैक्ट्री वर्कर पूरी तरह से आजीविका खो चुके हैं। कुछ लोग तो बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे मदद का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों पर इसका कोई सीधा असर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग और कामगार भी बड़ी संख्या में रहते हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी और छोटे व्यवसायों में इनकी बड़ी भूमिका है। अगर तनाव बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और कारोबार पर असर पड़ सकता है। यह आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव के उस टकराव की तस्वीर है जो अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि क्या ये स्थिति नियंत्रण में रहेगी या फिर ये आग और फैल सकती है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। आलोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो कुछ वहां पर चल रहा है इसको लेकर के? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था सबसे सशक्त है और सबसे ज्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्था है, और इसलिए बड़ी संख्या में कई अफ्रीकी देशों से लोग वहां जाते हैं, कार्य करते हैं और जीविका चलाते हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके की बेरोजगारी की स्थिति है, उसको देखते हुए कई लोकल लोगों के अंदर इनके खिलाफ द्वेष पैदा हो रहा है और इसको राजनीतिक कारणों से भड़काया जा रहा है। अब जुलू जो नस्ल के लोग हैं वो इंकाथा फ्रीडम पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं और उस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। पहले वो काफी हद तक एएनसी के खिलाफ थे, हालांकि अब इंकाथा भी एक सरकार का हिस्सा है, पर इसे माना जा रहा है कि सरकार के अंदर विभिन्न घटकों के बीच में जो रस्साकशी है उसको दिखाया जा रहा है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि विशेषकर जो दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी राष्ट्र हैं या आसपास के राष्ट्र हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे हो गए, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। मालावी के लोगों के साथ काफ़ी कुछ हो रहा है और ये जो लोग हैं ये इन्होंने वहाँ जाके कई व्यापार भी किए हैं, कई व्यवसाय कर रहे हैं, कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, कई छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ लोगों की दुकानों पर पथराव किया गया है। तो कई इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वहाँ की वर्तमान सरकार है उसका क्या कुछ रवैया आपको लगता है इसको लेकर के? देखिए, सरकार ने कोशिश की है। सिरिल रमफोसा ने कहा कि इस तरीके के जो हिंसक घटनाएं हैं इनकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने हिंसा के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की है। प्रदर्शकों का कहना है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट्स को हम हटाएंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, करीब 25,000 से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको हटाना है। कईयों के बच्चे, परिवार साउथ अफ्रीका में ही रह रहे हैं, कईयों ने वहाँ शादियाँ की हैं, कईयों के बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ के नागरिक हैं। तो कई समस्याएं हैं, ये इतना आसान मुद्दा नहीं है और ये इसका राजनीतिक फायदा कुछ पार्टियां उठा सकती हैं। और ये जो आसपास के देश हैं जिनके नागरिकों को वहां से निकाला जा रहा है, इन देशों की क्या कोई यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, कोई भूमिका बनती है इनकी?
देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए। कुछ लोग जो अगल बगल के राष्ट्र हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तो वहां तो लोग सीमा पार करके पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे, उनको ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो दूर दराज के राष्ट्र हैं, नाइजीरिया हो गया, मलावी हो गया, तो वो वायुयान भेज रहे हैं अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। तो कोशिश पूरी जारी है, लेकिन इस तरीके की हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोगों को निकालने के लिए एक समय देना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठनों 30 जून की जो समय सीमा दी थी, इसको सरकार ने नहीं माना है। सरकार ने नहीं माना कि अवैध नागरिकों को 30 जून तक चले जाना चाहिए, और उसके बावजूद इन लोगों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई, वो मेरे ख्याल से किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र के लिए, जो कि हमेशा नैतिक मूल्यों को बहुत ज्यादा भाव देते रहते हैं, और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो कि नेल्सन मंडेला के एक बहुत बड़े सहायक रह चुके हैं, उनके राष्ट्र में इस तरीके का होना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आलोक जी, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व है, तो आने वाले दिनों में किस दिशा में ये मामला जाते हुए आपको दिखता है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अगर सरकार इस पे कंट्रोल कर लेती है तो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन अगर इस तरीके के जो प्रदर्शन, अभी हिंसक घटनाएं और ज्यादा तीव्र हो जाती हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य होगी, क्योंकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के उन राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं वो भी काफी हद तक खराब हो सकते हैं। और दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए कि जो जुलू इलाके हैं जहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, क्वाज़ुलु नटाल, वो ऐसा इलाका भी है जहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो ये नस्लीय हिंसा का भी रूप ले लेते हैं। तो हमें इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी, और इसलिए भी हमें चिंतित होने आवश्यक है। इस सब के बीच जो वहाँ के क्षेत्रीय संगठन है, चाहे हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें या दूसरे जो वहाँ पर क्षेत्रीय संगठन हैं, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर? देखिए, अफ्रीकन यूनियन तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ही करेगा कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, लेकिन जो दक्षिण एशिया अफ्रीकन राष्ट्रों का जो संगठन है, उसमें दक्षिण अफ्रीका की ही प्रमुख भूमिका रहती है, और वही एक राष्ट्र है जो इसको चलाता है, और इन राष्ट्रों को हमेशा साथ लेके चलता है। और इसलिए अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ होने वाली हिंसा, जो दक्षिण अफ्रीका का जो एक नैतिक नेतृत्व रहा है इस क्षेत्र में, उसको काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र ये जो प्रदर्शन है इसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए। आलोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण और मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने जूरी के फैसले को पलटने की मांग की थी। ये मामला लेखिका ई जीन कैरोल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मैनहट्टन की फेडरल सिविल कोर्ट ने मई 2023 में ट्रंप को 1996 में हुए यौन हमले का दोषी माना था। कोर्ट ने उन्हें $50 लाख का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए मामले को फर्जी बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के सैन्य अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि क्रेमलिन ने पूर्वी डोनबास पर कब्जे के लिए पिछले 4 सालों में 15 बार डेडलाइन तय की, जिन्हें बार बार आगे बढ़ाया गया। एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस, जिसे अक्सर गैस स्टेशन कहा जाता है, अब खुद ईंधन की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें लंबी दूरी के हमलों को रोकने और युद्ध को कम करने की बात कही गई थी। दक्षिण और मध्य गाजा में सोमवार को इजरायली हवाई हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इन हमलों में 20 से अधिक लोग घायल हुए। खान यूनिस के अल मवासी इलाके में एक विस्थापित शिविर पर हमले में एक महिला और उसकी 1 वर्षीय बेटी की मौत हुई, जबकि करारा में एक अन्य हमले में एक युवक मारा गया।
वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या 1700 का आंकड़ा पार कर गई है। अंतरिम राष्ट्रपति जॉर्ज रोड्रिगेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 1750 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच भूकंप के 96 घंटे बाद एक व्यक्ति और उसके बेटे को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। वेनेजुएला में राहत और बचाव अभियान कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाडे में युवाओं के कल्याण के लिए बने एक सेंटर में गोलीबारी की एक घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध हमलावर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार उत्तरी शहर स्टाडे में माताओं और बच्चों के आश्रय गृह में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने बाल अभिरक्षा विवाद के दौरान फायरिंग की। मृतकों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी मृतक आश्रय गृह के कर्मचारी थे। चीनी अरबपति बिजनेसमैन गुओ वेनगुई को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में अमेरिका में 30 साल की सजा सुनाई गई है। गुओ वेनगुई 1 दशक पहले चीन से भाग गए थे, जिन्हें सोमवार को मैनहट्टन की अदालत ने सजा सुनाई। कोर्ट ने हर्जाने के तौर पर गुओ पर $889 मिलियन का जुर्माना भी लगाया।